बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें हैं कुछ मेरे पास से। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक किरदार था, या इस्लामाबाद पुलिस का एक किरदार था, या FIA का एक किरदार था, ये तीनों किरदार जो हैं वो बड़े नेगेटिव थे। ये हमेशा से ऐसा लग रहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे थे और वही आदतें उनको पड़ी हुई थी। जनरल कमर जावेद बाजवा के जाते ही चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलेंगी, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। यानी आपको याद है, लाहौर में अवारी होटल में एक तकरीर हुई थी जहाँ पे पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की बातें, और बड़े मायूब नारे लगाए गए थे। आसमा जहांगीर की याद के अंदर जो प्रोग्राम था, सेमिनार था, उसके अंदर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी बैठे हुए थे। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उस दिन इस्तीफ़ा दिया था और उनका इस्तीफ़ा उनसे डिमांड करके लिया गया था। लेकिन आपने गौर किया कि जैसे ही जनरल कमर जावेद बाजवा उन्होंने स्टिक हवाले की जनरल आसिम मुनीर के, तो शहबाज शरीफ साहब ने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का भिजवाया हुआ इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हाजिर ड्यूटी क्या होता है और ड्यूटी के बाद क्या होता है। बस यही अगर सब लोग सोच लेना कि एक दिन ये ड्यूटी ख़त्म हो जानी है, एक दिन ये ताकत चली जानी है, इज्जत जो है वो हमेशा रहेगी, अगर किसी ने कमाई हुई हो तब। शहबाज शरीफ ने पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा नामंजूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर वफाकी वुज़रा के वफ़द की इस्लामाबाद में सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की रिहाइशगाह पर आमद। राना सनाउल्लाह वहाँ पे गए, ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पे गए जनाब इसहाक डार साहब, मरियम औरंगज़ेब और अयाज सादिक। यानी ये लोग गए और जाकर उन्होंने बताया कि जनाब मलिक अहमद ख़ान भी, कि वो आपका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर नहीं है, आप वापस आकर ज्वाइन इन करें। तो ये होती है ड्यूटी के अंदर होने की और ड्यूटी के अंदर ना होने की हैसियत। अब जब ड्यूटी में नहीं है तो लोग साथ साथ पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि जनरल बाजवा मीटिंग्स के अंदर हमें क्या कहा करते थे। आपको याद होगा, आज से 13 महीने, 13.5 या 14 महीने पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के ऊपर मैंने बाकायदा बताया था DGI की तैनाती। बल्कि इसका लिंक आप ये देख लें, उसका थंबनेल भी आपको नज़र आ रहा है, आप इसको सुन सकते हैं प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम में मैंने 10 चीज़ें बताई थी जो इमरान खान में और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात थे। अब वो पोल खुलना शुरू हुए हैं। जब मैंने ये वीलॉग किया था तो मुझे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट से टेलीफोन आए, मुझे धमकाया गया, मुझे ये कहा गया गुज़िश्ता साल कि आप रियासत के साथ हैं या आप किसी और के साथ खड़े हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जी आप सब में से जो भी रियासत के साथ खड़ा होगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा, और मेरी रियासत के साथ कौन खड़ा है उसका अंदाज़ा मुझे फ़ौरन हो जाएगा। तो ये मेरा जवाब था। बहरहाल बड़ी अजीब तरीके से बात की गई और मुझे जहाँ तक याद है ये रबीउल अव्वल का महीना था जब ये बात हुई थी मेरी, और मैंने ये वीलॉग भी रबीउल अव्वल का महीना था जब किया था। तो उस वक्त मैंने 10 चीज़ें बताई थी कि जो इख्तलाफात इमरान खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के पैदा हो चुके हैं, और मैंने ये बताया था कि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे, वो अपने फैसले खुद करना चाह रहे हैं और वो किसी के इशारों पर नाचने के लिए तैयार नहीं है। वो एक कठपुतली की तरह वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं है। उसमें जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना, एक तो अब लोग बता रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते थे। अमरीकी जो पॉलिटिकल लोग थे, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिकल उनके लोग थे, वो आर्मी चीफ के साथ राब्ते में रहते थे, वज़ीर आज़म के साथ राब्ते में कम रहते थे। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनको चीज़ें बताया करते थे, उनसे चीज़ें पूछा करते थे, और ये बात वो कई मरतबा सहाफ़ियों को कह भी चुके थे। इसके अलावा इसराइल को तस्लीम करने के फ़वाइद वो गिनवाया करते थे। ये भी दावा किया गया। दावा क्या किया गया मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सारे लोग उन दिनों में इसराइल को तस्लीम करने के लिए बातें कर रहे थे। हमारे एक दोस्त हैं, वो इतने जज्बाती हो गए, वो इसराइल के टीवी पे जाके ही बैठ गए। लोगों ने उनकी बैंड बजा दी पकड़ के सोशल मीडिया पे। एक और दोस्त है, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार मेरे पे दबाव डाला जा रहा है, मेरे से 1-on-1 मुलाकात हुई है, अब मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसराइल के बारे में कोई राह हमवार करूंगा, कोई थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करूंगा। तो मैंने तो उसको मना किया। मैंने कहा भाई इस तरफ बिल्कुल मत जाना,
ये रेड लाइन है पाकिस्तान की। जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता तब तक इसराइल के मामले के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकता। ये रिस्क आप क्यों लेते हैं? जिसने आपको कहा है ना बुलवा के अकेले मिलकर, उसको बोलो वो खुद अनाउंस कर दे। और ये अनाउंसमेंट करवाने के लिए बहुत पर तोले हैं कि इसराइल में ज़राअत बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, तो इसराइल के साथ आप काम करें। वो कई दफ़ा वो चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब की एक राय पे पानी फेर देते थे और वो ये कहते थे कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। दूसरा, जनरल बाजवा साहब का जो झुकाव था, टिल्ट था, वो अमेरिका और यूरोप की तरफ ज़्यादा रहता था। यानी ये बात तो उन्होंने मेरे सामने भी की है, बहुत सारे और लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिकन को ये बात समझाई कि चाइनीज़ की तो हमें ज़बान भी नहीं आती, हम तो उनका कल्चर भी नहीं जानते, कपड़े हम आपकी तरह पहनते हैं, ज़बान हम आपकी जानते हैं, पढ़ने और घूमने के लिए हम आपके मुल्क में आना चाहते हैं, तो हमें मगरबी ममालिक या अमेरिका अपने आप से दूर ना करे और हमारे साथ ऐसा रवैया रखे कि हम चाइना की तरफ ना जाएं। यानी वो उनको ऑप्शन की बात कर रहे थे कि आप अगर ज़्यादा अच्छा और बेहतर रवैया हमारे साथ रखें तो हमें क्या ज़रूरत है चाइना की तरफ जाने की। हालांकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी बन चुकी थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात रखेगा, मल्टी डायमेंशंस में जाएगा, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, बाकी मुल्कों के साथ भी। और इंडिया के मामले के ऊपर एक बात बार बार जनरल साहब कहते थे, जिसपे मैंने सवाल भी उठाया था एक जगह कि 70 साल हमें एक तरह का, आरफ हमीद भट्टी साहब ने भी ये सवाल उठाया था कि 70 साल एक तरह की चीज़ें हमें पता चली हैं। 70 साल हमने एक नसाब पढ़ लिया, एक चीज़ें पता चल गई हैं। अब 70 साल के बाद हम लोगों को कैसे जाके बाहर बताएं और कायल करें कि जनाब अब तो इंडिया के साथ हमने ताल्लुकात बनाने हैं। यानी इमरान खान साहब की पॉलिसी ये थी 5 अगस्त 2019 के बाद से कि इंडिया ने वहां पे बहुत जुल्म किया है, इंडिया ने वहां पे काला कानून राइज किया है और इंडिया ने उनकी जो कश्मीर की एक अलग हैसियत थी जुदागाना, वो छीन लिए। लिहाजा इमरान खान साहब को लगता था कि इंडिया के साथ जब तक वो रिवर्स नहीं करेगा हम बातचीत नहीं करेंगे। वो अड़ गए थे अपने मौके पे। लेकिन जनरल बाजवा और कुछ थिंक टैंक्स हैं, वो ये सोचते थे कि नहीं, इंडिया के साथ बातचीत होनी चाहिए, बाकी फोरम्स को खोलें, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करें। और ये बहुत सारे सहाफ़ीज़ के गवाह हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ये सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी। बाजवा डॉक्ट्राइन बाजवा के साथ चली गई। जो जनरल राहील शरीफ साहब की पॉलिसी थी वो उनके साथ चली गई, जो जनरल कियानी थे वो उनके साथ, जो मुशर्रफ थे उनके साथ चली गई। इसके अलावा जो पिछले जर्नल थे वो अपनी अपनी पॉलिसीज लेकर चले गए। तो बाजवा डॉक्ट्राइन चली गई। अब उसके ऊपर डिस्कशन होगी क्या वो ठीक थी या गलत थी, उसने मुल्क को फायदा दिया या नुकसान दिया। यानी वो हमेशा चाहते थे कि वेस्ट के ब्लॉक में जाएं, मगरबी ममालिक के ब्लॉक में जाएं। गालिबन इस तरह की खबरें मार्केट में ट्रैवल करती हैं कि शायद वो खुद भी वहीं सेटल होने का इरादा रखते हैं। लेट्स सी वो वहाँ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या वो कहाँ सेटल होंगे। लेकिन सऊदी अरब के साथ जो मामला थे उसको लेकर कुछ इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के साथ, भारत और कश्मीर के मामलात को लेकर थे, इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात को लेकर थे, मगरबी ब्लॉक और ये एशियन ब्लॉक, इसको लेकर कुछ मामलात के अंदर इख्तलाफात थे। और फिर NRO के ऊपर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ था इमरान खान साहब का जनरल बाजवा से कि नवाज शरीफ को जैसे NRO मिला, मरीम नवाज को बाहर भिजवाना चाहते थी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब ऐसा नहीं चाहते थे। शहबाज शरीफ वगैरह के केसेस को कमज़ोर कर रहे थे, उनको बाहर निकालना चाहते थे, उनका जो है वो बंदोबस्त भी किया गया एक दफ़ा निकलने का, लेकिन इमरान खान साहब ने रोक लिया। तो ये इख्तलाफात थे और NRO के ऊपर इमरान खान साहब आगे डट जाते थे, वो मैं इनको नहीं दूंगा। तो बाजवा साहब कहते थे कि यार करप्शन के मामला छोड़ें, दफ़ा करें, मुल्क चलाएं आप। लेकिन इमरान खान साहब कहते थे करप्शन के साथ ये मुल्क चल ही नहीं सकता। और एक जो बड़ा सख्त था, वो उस वक्त मैं यही सोचता था कि इमरान खान साहब गलत हैं, उस्मान बुज़दार की चॉइस। ये तो हमें पता था कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है उस्मान बुज़दार को हटा दो, लेकिन ये हमें उस वक्त नहीं पता था कि वो ये चाहती है कि अलीम खान को ले आओ। अगर अलीम खान को ही लाना था फिर तो उस्मान बुज़दार सोने का आदमी था, फिर उसी को रहना चाहिए था। लेकिन उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला PTI डिज़र्व करती है, हम ये बार बार कहते रहे हैं पहले भी, मुझे आज भी ऐसा लगता है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के आने के बाद कुछ सोच बदल रही है कि अगर पंजाब हुकूमत ऐसी होती है, उनके तरक्याती काम ऐसे होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होती है, तो फिर उस्मान बुज़दार में क्या बुराई थी? वो भी वैसे ही था, ये भी वैसे ही हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था। बहरहाल अभी तो जब लोग वोट डालेंगे तब पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन कैसे कितने वोट डालता है। ये वो चीज़ें थी। और अब बाजवा साहब के जाने के बाद चीज़ें तब्दील कैसे हो रही है, ज़रा गौर करें। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन है हारून शनवारी, आदत पड़ गई हुई थी ना, जैसे ही इमरान खान का स्टेटमेंट आएगा जवाब देना है फौरी तौर पे, क्योंकि बड़े साहब का हाथ था सर पे। तो इलेक्शन कमीशन हारून शनवारी को एस्टेब्लिशमेंट विंग रिपोर्ट करने की हदायत कर दी गई। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जब असेंबलियों की तहलील के बारे में बयान दिया
तो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन को ओहदे से इसलिए हटाया गया कि उन्होंने फौरी तौर पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनते हुए जवाब जमा करवा दिया, जवाब दे दिया इमरान खान साहब के स्टेटमेंट का इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा देंगे, आप यहां करवाएंगे तो जनरल इलेक्शन में नहीं जाएंगे हम। यानी हर वो चीज के खिलाफ इन्होंने जाना है, हर हाल में इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बनना है जिसमें इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट दे दें। यानी इमरान खान साहब 2 सूबों में असम्बलियां तहलील करेंगे, हम यहां इलेक्शन करवा देंगे, बाकी पाकिस्तान में नहीं करवाएंगे, और ये डुएबल नहीं है। मैं आपको बताऊं ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन के जो तर्जुमान है हारून शनवारी, उनको हटा दिया गया है। मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद पुलिस का तर्जुमान ढूंढा जाए, वो किस बुनियाद के ऊपर ऐसी बातें कर रहा है उसको भी ढूंढे, वो कौन है। FIA के अंदर वो बंदे ढूंढे जिन्होंने अन्नी मचाई हुई थी, और जनरल आसिम मुनीर साहब को अपने आसपास बहुत सारे जालिम ढूंढने पड़ेंगे इस्लामाबाद में, सराउंडिंग में, इधर उधर मुख्तलिफ महकमों के अंदर बैठे हुए, मुख्तलिफ जगहों में बैठे हुए, उनको जालिम लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने आसपास जिन्होंने बड़ा जुल्म किया है पिछले 8 महीने में। वैसे जुल्म तो बहुत लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन ये 8 महीने में तो उन्होंने तबाही फेर दी है। लिहाजा अब फौज और अवाम को करीब लाने के लिए उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का केस है अरशद भाई का, उसमें FIA की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उन्होंने दुबई पुलिस को खत लिखकर कुछ सवालात पूछे हैं। एक तो वो CCTV फुटेज मांग रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि मिले। ट्रैवलिंग रिकॉर्ड मांग रहे हैं, वीज़ा क्यों कैंसिल किया गया, क्यों उनको वहाँ से निकाला गया, ये पूछ रहे हैं, क्या दबाव था, ये सारी चीज़ें जो सवालात हमारे दिमाग में उनसे पूछे गए हैं। लेट्स सी दुबई इसका क्या जवाब देता है। अगर जवाब नहीं देगा तो हम तो इसका सवाल पूछते रहेंगे, बार बार पूछते रहेंगे। मुमकिन है आज ये जवाब हमें ना मिले, कोई अगली हुकूमत आ जाए, वो ज़ोरदार तरीके से पूछे, शायद तब जवाब मिल जाए, लेकिन इसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा। ये सच कभी छुपा नहीं रहेगा। NRO की मैं बात कर रहा था, तो NRO अभी तक जारी है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मजीद 2 इंक्वायरियां बंद हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात की इंक्वायरी बंद हो गई है। शाहनवाज रांझा के खिलाफ और राना मशहूद के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। तो नैब के अंदर तो टोटल जो है मुकम्मल तौर पे NRO 2 मुकम्मल हो चुका है। अब आ जाए कुछ और खबरें हैं, लेकिन आदम सवाती ने पाकिस्तान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उनके खिलाफ 50 मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। टक्के की औकात नहीं है इन पर्चों की, जिसके ऊपर भी ये पर्चे हो रहे हैं। आदम सवाती साहब को, उनकी फैमिली को एक लम्हा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुम्बिश कलम के साथ ये सारे पर्चे फारिग हो जाएंगे, सारे पर्चे फारिग हो जाएंगे, याद रखिएगा। टके की औकात नहीं है इन पर्चों की, क्योंकि सुगरा बीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है, 7 रुकनी फुल बेंच, फुल कोर्ट वो ये फैसला दे चुका है, लार्जर बेंच, 7 रुकनी बेंच, और मुअज़्ज़ज़ तरीन जजेस वहाँ शामिल थे कि एक वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती। लिहाजा ये सारी FIR यूं उड़ जाएंगी और सारी गैर कानूनी है। 1 मिनट के अंदर इन मुद्दइयों को बुलाएंगे, वो आदम सवाती को शक्ल से नहीं पहचान सकते होंगे। ये हालात पैदा हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो पर्चे करवाते हैं और करवाने पड़ रहे थे उनको, ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहे थे कि आने वाली एस्टेब्लिशमेंट शायद इन पर्चों का बोझ नहीं उठाना चाहती थी। वो जितने पर्चे करवाने अभी करवा लो, बाद में फिर नई एस्टेब्लिशमेंट होगी, वो कहाँ ये बोझ उठाएगी। लिहाजा जो पर्चे 50 के करीब करवा लिए गए हैं, इनकी टके की औकात नहीं, और ये चले जाएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब के करीबी सोर्सेज ने, कुछ मीडिया वालों ने खबर निकाली है, वहाँ से ये रिवील हुआ है कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को मुद्दत पूरी करने का मशवरा देंगे और कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना करें। लेकिन अगर इमरान खान साहब ना माने तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील भी कर देंगे। अब आ जाएँ इकॉनमी पे, कुछ बड़ी अजीबो गरीब खबरें मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपको हैरत होगी कि जो पाकिस्तान के साथ इकॉनमी में इस वक्त ज्यादती हो रही है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो क्रूड ऑयल था उसकी कीमत $125 फी बैरल से जायद थी। अंडरस्टैंड कर लें जरा बात को, क्रूड ऑयल की प्राइस $125 फी बैरल से जायद हो गई थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और 150 रुपए लीटर वो पेट्रोल दे रहे थे, इससे भी कम। और उस वक्त वो रशिया के पास जा रहे थे कि हम उनके साथ वायदा करते हैं कम से कम 30% वो हमें कम कीमत पे देगा और हमें पेट्रोल मिलेगा $88 फी बैरल उस दौर में। और ये मुआहदा हमें चाहिए था, उस वक्त मिल जाता, पाकिस्तान इकॉनमी में बहुत हद तक पाकिस्तान स्टेबल रहता। लेकिन उस वक्त ये जो इंपोर्टेड हुकूमत अब बनी है, इन लोगों ने तब मुखालफत की, किधर जा रहे हैं, रशिया क्यों कर रहे हैं सौदा, अमेरिका को नाराज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे पड़ गई, सारा खाना खराब कर दिया डील का। अब 8 महीने गुजर गए हैं, पाकिस्तान ने दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीद के बेचा, और महंगा तरीन बेचा है पूरी दुनिया के अंदर। अब इस वक्त जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइस कल थी $73 और दोबारा चेंज हुई है $75, यानी बहुत कम हो गई है।
$50 फी बैरल प्राइस नीचे आ गई है, यानी लगभग जो कम हुई है वो 40% कम हुई है। इधर 40% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में कम हो गई हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कोई 60% से ज्यादा बढ़ा दी हैं। यहां 40% कम हुई है, हमने 60% बढ़ाई है। अगर इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर उसी फॉर्मूला में आप देखें तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में दुगनी कर दी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुगनी हो गई हैं, इस बात को याद रखिएगा, और ये इस हुकूमत में आपके साथ हो रहा है। दूसरा, जो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो जितने कम हो चुके हैं, पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर मजीद चाहिए। मार्च तक पाकिस्तान बंदोबस्त ना कर सका और नहीं कर सकेगा इलेक्शन के बगैर, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान को या दोस्त ममालिक मदद नहीं करेंगे। वो तभी मदद करेंगे जब यहां पे स्टेबिलिटी होगी। रिजीम चेंज के बाद डॉलर 178 से 225 का हो गया, अब तो 231 का है। ग्रोथ रेट 6% था, 0 से नीचे चला गया है। पेट्रोल 149 से 250 को छूकर वापस आया, लेकिन मैंने आपको बताया कि पेट्रोल की कीमत 100% बढ़ी है, दुगनी हुई है परसेंटेज और डॉलर की प्राइस। और अगर आप फी बैरल आलमी मंडी में कीमत को साथ रखें और फिर आप बढ़ोतरी देखें तो पेट्रोल की कीमत दुगनी हुई है। बिजली जो है वो 16 रुपए का यूनिट था, अब 36 से लेकर 54 रुपए तक का यूनिट है। गैस जो है वो 100% महंगी हो गई है, लेकिन नायाब है। महंगाई 8% से बढ़ के 40% तक गई है और कभी 35-40 इसके बीच में रहती है, और 11% महंगाई इमरान खान साहब के दौर में हुई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तारीखी तरक्की के बाद आज 60% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 33 अरब डॉलर थी और अब लगातार कम हो गई हैं, बंद होती जा रही है इंडस्ट्री। और टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा की थी, वो भी कम हो गई है। रेमिटेंसेस जो बाहर से आते थे वो भी ज्यादा थे, वो भी कम हो गए हैं। डिफॉल्ट रिस्क 5% से पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने का या दिवालिया होने का जो रिस्क है वो 5% से बढ़कर 90% हो गया है। 8 महीनों के अंदर ये तबाही किसने फेरी है? जिम्मेदार जो है वो कल चला गया। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।